जी, गुड आफ्टरनून सबको। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे और हम लोग कंटिन्यू करेंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। ठीक है जी, जिसमें हमें आज जो पढ़ना है वो क्या है जी, सेक्शन 14। सेक्शन 12 और 13 हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। 12 किस बारे में बात करता है जी? ग्राउंड्स फॉर चैलेंज। और मैंने कहा था 12 और 13 में कंफ्यूजन ना रखिएगा जी। 12 बात करता है सिर्फ किस बारे में, किन ग्राउंड्स पे हम चैलेंज कर सकते हैं, जबकि 13 बात करता है चैलेंज प्रोसीजर क्या होगा। और हमने कल काफी अच्छे लेवल पे डिस्कस कर लिया था चैलेंज प्रोसीजर के बारे में, क्या कि पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड द चैलेंज प्रोसीजर। एक बार फिर से बता रहा हूं, हम लोगों ने 12 में ये पढ़ा था कि जब भी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा, हमने किसको अपॉइंट किया है आर्बिट्रेटर? शोभित को। तो शोभित क्या करेंगे जी, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 के तहत राइटिंग में, रिटर्न में एक डिस्क्लोजर देंगे। किस चीज का? बोलो भाई। कि इनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है ना सब्जेक्ट मैटर में, ना पार्टीज के साथ, ना कोई प्रेजेंट, ना कोई फ्यूचर, ना कोई डायरेक्ट, ना इनडायरेक्ट। आई बात समझ में? किस तरीके का, वेदर बिजनेस और प्रोफेशनल और पर्सनल या फाइनेंशियल या क्लाइंट, कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है। और दूसरा ये क्या डिस्क्लोजर देंगे जी, कि मैं पूरी कोशिश करूंगा इतना टाइम डिवोट कर सकूं कि मैं क्या कर दूं जी, 12 मंथ्स के अंदर अंदर ये आर्बिट्रेशन, ये जो है इसको मैं कंप्लीट कर दूं। आई बात समझ? बोलो भाई। ये चीज इनको राइटिंग में बतानी होती है। ओके। फिर हमने ये पढ़ा था सबसेक्शन 2 कहता है कि इन एनी केस आफ्टर आर्बिट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट्स, उसके बाद अगर कोई रिलेशन आ जाए तो भी क्या कर सकते हैं जी, डिस्क्लोज कर सकते हैं। ठीक है जी, करना पड़ेगा। ठीक है, वो वाले जो पार्टीज को नहीं पता थे। 3 जो सबसे मेन है वो ये कहता है कि पार्टीज 2 ग्राउंड्स पे चैलेंज कर सकती है। पहला, जब उनको ये लगे हाँ जी कि आर्बिट्रेटर के पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है जो रिक्वायर्ड थी, और दूसरा कि इम्पार्शियल हो चुका है जी या इंडिपेंडेंट नहीं रहा है। आ गई बात समझ? बोलो भाई। फिर कुछ बेसिक सी बातें पड़ी थी कि एक पर्सन चैलेंज कर सकता है, एक पार्टी चैलेंज कर सकती है उन ग्राउंड्स के लिए जो उनको नहीं पता थे, बाद में पता चले कि आर्बिट्रेटर का कोई इंटरेस्ट वगैरह क्रिएट हो गया है। ये बेसिक सी बातें हमने पढ़ी थी। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ 13 पढ़ा था। 13 बताता है कि पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड द प्रोसीजर फॉर चैलेंजिंग एन आर्बिट्रेटर, यानी कि आर्बिट्रेटर को चैलेंज करने का प्रोसीजर क्या है जी, पार्टीज फ्री टू डिसाइड है, पार्टीज अपनी मर्जी से डिसाइड करें। फिर हमने पढ़ा था पार्टीज अगर डिसाइड नहीं करती तो कैसे चैलेंज करना है जी, राइटिंग में। ठीक है जी, कब से प्रोसेस शुरू हुई, कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन से, या जिस दिन उसे पता चला वहां से 15 दिन के अंदर अंदर वो आर्बिट्रेटर को रिटर्न में क्या कर सकता है जी, चैलेंज कर सकता है। ये एक्ट ने प्रोसीजर बताया। अब पार्टीज ने डिसाइड किया वो प्रोसीजर कह लो, या एक्ट ने बताया वो प्रोसीजर कह लो। इफ ओके है यानी कि चैलेंज हो गया, देन वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है जी। आ गई बात समझ में? नहीं होता है तो, या फिर चैलेंज किया, आर्बिट्रेटर ने कुछ सॉल्यूशन नहीं किया, तो ट्रिब्यूनल के ऐसे कोई जवाब ना आने पे पार्टीज क्या करेंगी, वेट करेंगी किस चीज का, कंप्लीशन का, और उसके बाद वो क्या कर सकते हैं जी, अवार्ड आएगा, उसके सेट असाइड की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और कोर्ट के पास जब ये एप्लीकेशन आएगी, कोर्ट इसे कंसीडर करेगा और कोर्ट बताएगा कि जो आर्बिट्रेटर, ठीक है जी, हटाया गया है, या कह लो अवार्ड सेट असाइड हो गया, तो वेदर आर्बिट्रेटर इज एंटाइटल्ड टू एनी फीस और नॉट। आ गई बात समझ? डन डन। अब ये कहानी थी चैलेंज करने की। इसके अलावा कहानी में कुछ और भी हो सकता है। क्या? फेलियर और इम्पॉसिबिलिटी टू एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि क्या हो जी, एक पर्सन यानी कि शोभित हो सकता है खुद से ही फेल हो जाए कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं रह सकता। कैसे? मिक्स मत करना, 14 थोड़ा अलग है, 15 अलग है, कहानी सेम सेम लगेगी बट दोनों अलग है। देखिए क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 द मैंडेट ऑफ एन आर्बिट्रेटर शेल टर्मिनेट। अब मैंडेट का मतलब होता है जी उसका जो ऑफिस, उसकी जो पोस्ट है, यानी कि आर्बिट्रेटर की जो पोस्ट है वो क्या हो जाएगी जी, टर्मिनेट, यानी कि खत्म हो जाएगी। एंड ही शेल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर आर्बिट्रेटर, और उसकी जगह क्या होगा जी, दूसरा आर्बिट्रेटर आएगा। यानी कि एक पार्टी मैं हूं, दूसरी पार्टी ये गुड़िया है, शोभित क्या है जी, आर्बिट्रेटर है। ठीक है जी, ये शोभित है, ये हमारा आर्बिट्रेटर है। ठीक है जी, क्या होगा जी, शुरुआत में बता रहे, कोई रीजन वगैरह कुछ नहीं बताया, शुरुआती कैसे हो रही है जी, कि द मैंडेट ऑफ एन आर्बिट्रेटर, भाई की जो पोस्ट है, भाई का जो ऑफिस है वो खत्म हो जाएगा और इसकी जगह कोई और आ जाएगा। कोई और कौन आएगा जी? हाँ जी, बुखार नाम सुमित जी आएंगे।
आ गई बात समझ में? सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, समझे? कि एक आर्बिट्रेटर की पोस्ट क्या होगी जी, मैंडेट टर्मिनेट होगी और उसके जगह दूसरा आर्बिट्रेटर आएगा। कब कब? इन केसेस में पहला, इफ ही बिकम्स डिजोरे और डिफेक्टो अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस। ठीक है, इन शब्दों को एक बार स्किप करो और सीधा पढ़ो कि इफ ही बिकम्स अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस और फेल्स टू एक्ट विदाउट अनड्यू डिले ड्यू टू सम अदर रीजन। एक आर्बिट्रेटर की पोस्ट टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि आर्बिट्रेटर को रिमूव कर दिया जाएगा, आर्बिट्रेटर चला जाएगा, उसकी जगह नया आएगा। अगर क्या हो, हमारा जो आर्बिट्रेटर है शोभित भाई क्या नहीं कर पा रहे, अपने फंक्शंस यानी कि आर्बिट्रेशन वाला काम नहीं कर पा रहे, या कर भी पा रहे हैं तो बिना देरी के नहीं कर पा रहे, डिले हो रही है काफी ज्यादा किसी भी रीजन से। और दो रीजन ये बताए हैं, इसको अभी इतना समझो कि बाय लॉ किसी कानून के कारण और बाय फैक्ट किसी फैक्ट के कारण। फैक्ट कोई भी हो सकता है जी, वट एवर द रीजन। एक बार के लिए ऐसे समझो कि हो सकता है आर्बिट्रेटर के साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई हो जी, उसकी फैमिली में कोई मिस हैपनिंग हो गई, ठीक है जी, या मान लो लीगली उसको रोक दिया गया आर्बिट्रेशन करने से, इतना समझो अभी आप। ठीक है जी, यानी कि इफ ही बिकम्स, हमारा आर्बिट्रेटर बाय लॉ या किसी भी कारण से क्या नहीं कर पा रहा है जी अपना काम, यानी कि आर्बिट्रेशन नहीं करवा पा रहा है, या क्या हो गया जी, ऐसा लग रहा है कि बिना डिले के नहीं करवा पाएगा, डिले होगी ही होगी। एंड इफ ही विड्रॉज फ्रॉम ऑफिस, और वो उस ऑफिस को छोड़ के जा रहा है या पार्टीज ने एग्री किया है, ठीक है जी चले जाइए भाई। या तो आर्बिट्रेटर कह रहा है क्या, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, या फिर पार्टीज ने कह दिया चले जाओ, अब तुम्हारा यहां कोई काम नहीं। आ रही है बात समझ में? ऐसा नहीं है कुछ गलत किया है, कोई भी रीजंस है भाई जिस कारण से नहीं कर पा रहा है अगला काम। ऐसा नहीं कि आर्बिट्रेटर धोखेबाज दगाबाज हो गया है, ठीक है, ऑन ए गुड नोट। ऐसा है कि चीजें नहीं हो पा रही है सेट आउट, तो क्या हो सकता है जी, आर्बिट्रेटर चला जाएगा और उसके जगह कोई और आ जाएगा। सबसेक्शन 1 ने बोला आर्बिट्रेटर समय नहीं दे पा रहा, ये काम नहीं कर पा रहा है बाय वट एवर द रीजंस, एंड वो इस कारण से जा रहा है या पार्टीज के कहने पे जा रहा है, तो क्या होगा जी, उसकी पोस्ट टर्मिनेट होगी, उसकी मैंडेट टर्मिनेट होगी और उसकी जगह कौन आएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, मतलब उसकी जगह कोई और आर्बिट्रेटर आ जाएगा। समझे? बोलो भाई। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, फर्दर इफ देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट एन आर्बिट्रेटर्स इनएबिलिटी टू फंक्शन और अकरेंस ऑफ अनड्यू डिले, अ पार्टी में सीक इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कह रहा है जी भाई, अगर ऐसा लग रहा है कि ना आर्बिट्रेटर काम नहीं कर रहा है, नहीं कर पाएगा और जाना भी नहीं चाह रहा, ठीक है जी, आप कोर्ट को बीच में ला सकते हो कि जनाब मदद करो, कोर्ट भी इंटरफेयर कर सकता है, इतना ही है सबसेक्शन 2। और सबसेक्शन 3 क्या कहता है, सुन लो फिर दोबारा से रिपीट करूंगा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 सबसेक्शन 3, इफ अंडर सेक्शन 14 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 3, आ रहा है अब याद? बताओ फिर क्या है सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्या? हाँ, कि पार्टीज ने जब चैलेंज किया है तो किसका डिसीजन होता है, ट्रिब्यूनल का ही। कल पढ़ा था ना, ये रहा कि ट्रिब्यूनल शेल डिसाइड, यानी कि अगर चैलेंज किया है तो ये खुद ही क्या करते हैं जी, डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। तो दोनों सिचुएशन ले आए भाई आपके सामने, ठीक है जी, कि अगर 14 के तहत जा रहा है या 13(3) के तहत, यानी कि उसको चैलेंज किया और एक आर्बिट्रेटर विड्रॉ चला जाता है अपने ऑफिस से, या पार्टी एग्री कर लेती है कि आर्बिट्रेटर तुम चले जाओ। एक सवाल पूछता हूं, अपने आप समझ में आ जाएगा। मान लो तुमने मुझे आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, तुमने मुझे आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, मैं तुम्हारी आर्बिट्रेशन करवा रहा हूं और तुम में से एक ने आकर के मुझे चैलेंज कर दिया और मैं चला गया। चैलेंज किया रॉबिन ने, बताइए तुम सबको, कर सकता है ये ऐसा? करेगा? बिल्कुल करेगा। लो हाँ भर रहा है। इसने चैलेंज किया कि आर्बिट्रेटर अब तुम गद्दार हो चुके हो, अब तुम इंडिपेंडेंट नहीं रहे, इम्पार्शियल हो गए हो, भेदभाव करने लगे हो। ये पढ़ के मैं चला गया, छोड़ दी मैंने आर्बिट्रेशन तुम्हारी।
इसका क्या मतलब है? हाँ मैं गुनहगार हूं क्या? यस। क्यों भाई? हर्ट नहीं हो सकता मैं? हैं? दिल ना है मेरा? बोलो भाई। बता गुड्डी। दोनों ही चीजें हो सकती हैं? नहीं, दोनों चीजें हो सकती है मतलब हर्ट भी हो सकता है और हो सकता है दिल हो, ऐसा? भाई चुपचाप चला गया एक इंसान, तो इसका यह मतलब है कि क्या मेरे जाते ही अब रोबिन कह रहा है देखा, देखा, मैं तो कह ही रहा था इम्पार्शियल है, तभी तो बिना बोले चले गया इंसान। अगर इतना ही सच्चा और अच्छा होता तो कुछ बोल के भी तो जाता। सही बात है, देख लो। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि पढ़ने के बाद सारा दिल, इमोशन सब टूट गए? मैं इतने अच्छे तरीके से आर्बिट्रेशन चलाने वाला इंसान है, हो सकता है ना भाई कि मुझ जैसे भोले भाले इंसान पे, ठीक है जी, जैसे ही ये इल्जाम लगे मुझे बुरा लगा, मेरा दिल टूट गया और मैंने सोचा क्या ही जवाब दूं अब इसकी बातों का। ठीक है जी, जब इसके मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो ही चुके हैं, जब बाकी पार्टीज को भी ऐसा लग ही रहा है, तब मेरा यहां कोई काम नहीं। ऐसे भी तो जा सकता हूं। ठीक है, ये तो तुमने मान ही लिया कि नहीं सर ऐसा ही होगा, एक पल के लिए ऐसा भी तो हो सकता है गुड्डी? ओहो, ठीक है जी। कोई इंसान नहीं बोल रहा, इसका यह मतलब होता है क्या कि जो तुम उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो वो सच्चे हैं? नहीं होता। यही लिखा है, कानून को पता था, लॉ मेकर को पता था कि रोबिन जैसे इंसान आएंगे। आई बात समझ में? जैसे किसी पे भोले भाले शरीफ इंसान पे इल्जाम लगाएंगे। आ रही है बात समझ में? बोलो भाई। है ना? और इसका वास्तविकता से लेना देना है। आई बात समझ में? तो भाई अगर एक आर्बिट्रेटर ऐसे 14 के तहत कि उसे खुद लगा या चैलेंज करने पे अपने ऑफिस को छोड़ के चला जाए, तो इट शैल नॉट इम्प्लाई कि एक्सेप्टेंस ऑफ द वैलिडिटी ऑफ एनी ग्राउंड रेफर टू इन दिस सेक्शन और सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 12। अगर कोई जा रहा है ना, तो इसका यह मतलब नहीं भाई कि तुम मान लोगे कि अगले ने वो ग्राउंड्स जो 12(3) में बताए हैं वो एक्सेप्ट कर लिए, या इस सेक्शन के तहत कि वो अनेबल है, ऐसा हो। कोई जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि वही चीजें हो। इतनी बात समझ में आई क्या? दोबारा से पढ़ लो, सेक्शन 14 कंप्लीट है, पढ़ेंगे उसके बाद ही डाउट लूंगा। हाँ जी, कोई डाउट है? मैं क्या जी दस दो? कोई डाउट? हाँ जी, पाजी नहीं है? सब समझ आ गया या सब आ गया बस समझ? क्या मी? गुड़िया आपको आते हुए 2-3 दिन हुए ना, आई थिंक लास्ट। जी हाँ जी। आज थर्ड डे आपका, दो नहीं तीसरा दिन आज, है ना? समझ आ रहा है बेटा? क्या अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं आ रहा है समझ? एप्लीकेशन से कवर कर लेना धीरे धीरे, ठीक है, फोकस रखना पूरा। ओके डन। हाँ जी। हाँ तो बैठ जाओ ना बेटा। अच्छा लिख रहे हो क्या अभी? जी बेटा। क्या है? बैठ जाइए। जी बेटा। आपके नोट्स हैं ये?
हो गई खुश? चलिए डन डन। फिर से क्या कहता है 14 सबसेक्शन 1 कहता है जी, अगर देखो शुरुआत तो ऐसे होती है कि एक आर्बिट्रेटर अपनी पोस्ट से हट जाएगा और उसकी जगह दूसरा आर्बिट्रेटर आ जाएगा अगर बाय फैक्ट और बाय लॉ या किसी भी अदर रीजन के कारण सफिशिएंट टाइम नहीं दे पा रहा है या लग रहा है कि अनड्यू डिले होने वाली है या वो अपने काम नहीं कर पा रहा। ठीक है जी, तो वो खुद से भी इफ ही विड्रॉज फ्रॉम हिज ऑफिस या पार्टीज उसको हटा दें तो क्या किया जा सकता है जी, वो चला जाएगा, उसकी जगह नया आ जाएगा। सबसेक्शन 2 कह रहा है आप कोर्ट की भी हेल्प ले सकते हैं और सबसेक्शन 3 कह रहा है कि इफ आर्बिट्रेटर गया है तो इसका यह मतलब नहीं कि उसने उन ग्राउंड्स को एक्सेप्ट किया हो। ओके डन डन। अब 15 ने बची खुची सारी चीजें पूरी कर दी। सुनिए 13 में क्या था जी कि पार्टीज कह रही हैं कि आर्बिट्रेटर आप चले जाओ, चैलेंज कर रहे हैं। 14 क्या कह रहा है, आर्बिट्रेटर को खुद लग रहा है। कई बार ऐसा हो सकता है भाई, ना पार्टीज को दिक्कत ना आर्बिट्रेटर को, समय खराब होता है ना, हालात, है ना बेटा। भाई कसूर तुम्हारा नहीं है ना, कसूर हमारा नहीं, कसूर किसका है जी, हालात का, वक्त का, कोई भी रीजन हो सकते हैं। अब जरूरी थोड़ी है शोभित भाई का कसूर हो, जरूरी थोड़ी है पार्टीज का कसूर हो। कसूर किसका हो सकता है, अदर रीजंस भी तो हो सकते हैं ना। पढ़ो 15, कुछ ऐसा ही पता लगेगा। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 कहता है इन एडिशन टू सर्कमस्टांसेस रेफर्ड इन सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 दैट इज सेक्शन 13 और 14 में जो लिखा है उसके अलावा भी द मैंडेट ऑफ एन आर्बिट्रेटर शेल टर्मिनेट, उसके अलावा भी आर्बिट्रेटर की मैंडेट क्या हो जाएगी, कैंसिल, टर्मिनेट हो जाएगी। कब, वेयर ही विड्रॉज फ्रॉम ऑफिस फॉर एनी रीजंस, जब वो चला गया, किन कारणों से, बस है कुछ रीजंस। समझ गए, होता है ना ये जवाब कई बार। जब आर्बिट्रेटर जाता है तो बोल सकता है ना आर्बिट्रेटर कुछ है रीजंस जो नहीं बता सकते, वक्त के साथ समझ आ जाएगा, ये वही वाले रीजंस है मान लो। और बाय और परसुएंट टू एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज, या पार्टीज ने कह दिया चले जाओ, है कुछ रीजंस। आ रही है बात समझ में, बोलो भाई। भाई सीधी सी बात क्या है, 13 और 14 के अलावा लग रहा है क्या कि आर्बिट्रेटर चला गया या पार्टीज ने भेज दिया, इस कारण से भी क्या हो सकती है जी, मैंडेट टर्मिनेट हो सकती है, यानी कि वो पोस्ट वेकेंट हो सकती है, वो आर्बिट्रेटर अब आर्बिट्रेटर नहीं रहेगा। हो सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है। और लॉ मेकर को ये डालना जरूरी था भाई। सोचो अगर ये नहीं होता तो फिर क्या कहते, आर्बिट्रेटर कब कब जा सकता है, या तो कोई चैलेंज करे या फिर खुद से अनड्यू डिले हो रही है या तब, या फिर क्या लग रहा है जी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, कोई और रीजन, कोई कहे जी मैं जाना चाहता हूं। आप क्या कहते हैं, कहां लिखा है कानून में तुम जा सकते हो इस चीज के लिए, कहां लिखा है, इसलिए लिखना पड़ा भाई, 15 ऐड किया। कह रहे जी 13 और 14 के अलावा कोई और रीजन हो या पार्टीज ने बोल दिया तो क्या हो जाएगी जी, मैंडेट यानी कि पोस्ट क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। एंड वेयर द मैंडेट ऑफ एन आर्बिट्रेटर टर्मिनेट्स, तो उसकी जगह क्या होगा जी, एक सब्स्टिट्यूटेड आर्बिट्रेटर आएगा। कैसे आएगा, जैसे पहले वाला आया था। शोभित चला गया, हमें कहता जी कुछ रीजंस हैं, हमने पूछा क्या रीजंस हैं, कहता बस आपको बता नहीं सकता। ठीक है जी, पर्सनल ग्राउंड्स हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, तुम हमारे आर्बिट्रेटर हो, 7-8 महीने से यही हो, कहते बस अब नहीं रह सकता। ओके जाओ, गए तो नया आर्बिट्रेटर आएगा, आर्बिट्रेशन थोड़ी रुकेगी। कैसे आएगा, जैसे शोभित आया था वैसे ही सुमित को अपॉइंट करेंगे। बोलो भाई। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, पहले ऐसे बढ़ो, यहीं से बढ़ो, चलो। अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज, आगे वही बात, पार्टीज ने अगर कुछ और डिसाइड नहीं कर रखा तो क्या होगा, वेयर एन आर्बिट्रेटर इज रिप्लेस्ड अंडर सबसेक्शन 2, मतलब शोभित की जगह अगर सुमित आ गया है तो एनी हियरिंग्स जो पहले हो चुकी थी हो सकता है वो रिपीट की जाए। सुमित आकर के कह सकता है जी जितनी बातें अभी तक सुनी थी शोभित जी ने
मैं चाहता हूं उनकी दोबारा सुनवाई हो, सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। पार्टीज ने अगर लिख रखा है नहीं होगी रिपीट तो नहीं होगी भाई, पार्टीज ने कुछ नहीं लिख रखा तो सीधी सी बात है, नया आर्बिट्रेटर जो आया है सब्स्टिट्यूट होकर के वो चाहे तो रिपीट करवा सकता है। बोलो भाई, डन। शोभित ने कुछ चीजें डिसाइड कर दी थी पहले से, उनका क्या होगा, इनवैलिड हो जाएंगे क्या, है भाई? सोच के देखो, 7 महीने में इसने काफी सारे मुद्दे सुलझा दिए थे, काफी सारी चीजें हो चुकी हैं, कुछ पेमेंट्स जो ये डिसीजन दे चुका है कि आप ये वाली पेमेंट कर दो, यहाँ पे आपका कसूर है, इसमें ऐसा होगा, उन सब का क्या, क्या वो सारी इनवैलिड हो जाएंगी सिर्फ इस वजह से कि अब आर्बिट्रेटर नहीं रहा? बोलो भाई, नहीं। देखो क्या लिखा है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज। पार्टीज ने अगर कुछ और एग्री नहीं कर रखा तो एन ऑर्डर और रूलिंग ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल तो समझते हो ना, जो आर्बिट्रेटर, अगर पार्टीज ने कुछ और नहीं लिख रखा ना तो भाई ने जितने भी डिसीजन, ऑर्डर, हियरिंग सुनाई थी, कब? प्रायर टू द रिप्लेसमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर, मतलब ट्रिब्यूनल ने जो भी डिसीजन दिए थे नया आर्बिट्रेटर आने से पहले, इस सेक्शन में शैल नॉट बी इनवैलिड सोलली, सिर्फ इस रीजन से क्या कि बिकॉज देयर हैज बीन अ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। सिर्फ इस वजह से ये क्या नहीं हो जाएंगी, इनवैलिड नहीं हो जाएंगी। किस वजह से? नया आर्बिट्रेटर आ गया। समझ गए जी? डन, श्योर। सेक्शन 15 कंप्लीट होता है। 15 इतनी सी बात कहता है सब सेक्शन 1 कि आर्बिट्रेटर किसी और रीजन से भी जा सकता है या पार्टीज भी भेज सकती हैं। सब सेक्शन 2 कहता है अगर चला गया तो नया आएगा। सब सेक्शन 3 क्या कहता है जी, नया आर्बिट्रेटर चाहे तो क्या कर सकता है, सब्स्टिट्यूटेड आर्बिट्रेटर दोबारा हियरिंग करवा सकता है। और 4 ने क्या बोला है जी, जो पहले डिसीजन से ऑर्डर आ चुके हैं वो सिर्फ इस वजह से इनवैलिड नहीं हो जाएंगे कि आर्बिट्रेटर चला गया, यानी कि वो क्या रहेंगे, वैलिड रहेंगे। पार्टीज ने लिख रखा है तो हो सकते हैं, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज, तो ये रूल अप्लाई होंगे। पार्टीज ने लिख रखा है कि नया आर्बिट्रेटर दोबारा से सुनवाई नहीं कर सकता तो नहीं होगा। बोलो भाई, पार्टीज ने लिख रखा है जो पहले डिसीजन आए थे वो क्या कर सकते हैं जी, दोबारा से दिए जा सकते हैं, उनको कैंसिल किया जा सकता है तो हो जाएगा। ओके, डन। 1 मिनट का समय है, दोबारा से पढ़ लो जी 15। डन जी। 14 में क्या, ये इसका ये अर्थ है, सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 ये कहने आया कि एक आर्बिट्रेटर सेक्शन 14 के अनुसार जा रहा है या उसको चैलेंज किया था 13(3) के तहत ऐसे जा रहा है, विड्रॉ कर लिया, ठीक है जी, या पार्टी ने एग्री कर दिया चले जाओ, तो इट शैल नॉट एम्प्लाई। इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सेप्टेंस ऑफ द वैलिडिटी ऑफ एनी ग्राउंड्स रेफर टू इन दिस सेक्शन और सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 12। एक आर्बिट्रेटर अगर चला जाता है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उसने उसके ऊपर जो भी इल्जाम लगे थे उसको एक्सेप्ट किया है। अगर एक आर्बिट्रेटर चैलेंज करने के कारण जा रहा है और कुछ नहीं बोला तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसने एक्सेप्ट किए। अपने आप से एक्सेप्टेड मत मानना।
और अगर वो सामने वाला डिसीजन दे के ही गया कि हाँ मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ ये चीजें, फिर इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डन। सेक्शन 7 किसका? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का, याद रहने चाहिए। 11 किसका? अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। 10 किसका? नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर। 12 किसका? ग्राउंड्स फॉर चैलेंज। 13 किसका? चैलेंज प्रोसीजर। 14, 15, 16, 17 अभी करवा नहीं रहा। 18 ध्यान दे लेना, काफी बड़ा सेक्शन है। सेक्शन 18 क्या कहता है? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज। द पार्टी शैल बी ट्रीटेड विद इक्वालिटी एंड ईच पार्टी शैल बी गिवन अ फुल अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हिज केस। कंप्लीट जी। हाँ 18 कंप्लीट है, ठीक है जी। ये 18 है। बेटा मैंने क्या बोला है? ये क्या है? तो मतलब क्या है ये? बस फिर से सुन लो, काफी बड़ा सेक्शन है जी। ये क्या कहता है? ये कहता है, ध्यान दे, मुश्किल है। आर्बिट्रेटर दोनों पार्टीज को क्या ट्रीट करेगा? इक्वल ट्रीट करेगा, और दोनों को मौका देगा अपनी अपनी बात रखने का। आई बात समझ में? दोबारा से पढ़ो, ठीक है जी। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज। जब भी आर्बिट्रेशन हो तब क्या किया जाए जी? दोनों पार्टीज को इक्वल ट्रीट किया जाए, यानी कि कोई भेदभाव ना करे, और हर पार्टी को मौका दे किस चीज का? कि पार्टी अपना केस प्रेजेंट कर सके। आ गई बात समझ में? बोलो भाई, इतना समझे? पक्का? किसी व्यक्ति विशेष को कोई टिप्पणी करनी है? अब तसल्ली हो जाएगी। सेक्शन 18 इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज, ठीक है जी, कि वो अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं। दिस केस लिखा है बैरेक्ट में भी, दिस लिख लेना, या हिज मतलब अपना केस, अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 18 डन। अब हो जाएगी तसल्ली? ठीक, कोई बात नहीं बेटा, समझ गए भाई। सेक्शन 19 डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर। मतलब जब एक आर्बिट्रेशन चलेगी, जब एक आर्बिट्रेशन चलेगी, उसकी प्रोसेस क्या होगी? कौन से रूल्स लगेंगे? बिफोर एग्जांपल आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है सबने, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले रूल्स लगेंगे? सुन लो, जवाब ना दो, इतनी जल्दी ना करो। नहीं, क्यों भाई? कॉन्ट्रैक्ट का जो डिसीजन लेना वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार नहीं होगा तो किसके अनुसार होगा? फिर सुन लो, सब्र करो, कि जो आर्बिट्रेशन चलेगी उसके ऊपर कौन कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा। तो इसका जवाब दिया सेक्शन 19 ने, वो बताता है डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर। क्या लिखा? इट सेज दैट, इसने लिखा द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय सीपीसी 1908 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सीपीसी क्या है जी? सिविल प्रोसीजर कोड। ये बताता है 1908, ये क्या बताता है कि जितने भी सिविल डिस्प्यूट होते हैं वो कोर्ट में कैसे चलते हैं। इसमें सब लिखा है, प्रोसेस लिखी है पूरी, आपके सिलेबस में है, पढ़ेंगे इसे। कि एक पार्टी पहले शिकायत करेगी, फिर कोर्ट उसको समन भेजेगा, फिर दूसरी पार्टी आएगी, दोनों की बात सुनी जाएगी, इश्यूज तैयार किए जाएंगे, फिर हियरिंग होगी, फिर एविडेंस दिए जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी, और उसके बाद कोर्ट का डिसीजन आएगा। तो कह रहे उससे बाउंड नहीं है। अगर कुछ और नहीं लिखा तो लिखा है सेक्शन 19 बताता है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या होंगे। तो उन्होंने बोला कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कभी भी इन दोनों एक्ट से बाउंड नहीं है। हालांकि अब इंडियन एविडेंस की एक्ट की जगह बीएस से भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ चुका है। आप एक बार इसको यही लिखेंगे मॉड्यूल के अनुसार, ठीक है जी। पहली बात तो ट्रिब्यूनल इससे बाउंड नहीं। दूसरी बात आगे ना भाई, पार्टीज आर फ्री टू एग्री ऑन प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इन कंडक्टिंग इट्स प्रोसीडिंग्स। पार्टी इज फ्री टू डिसाइड,
पार्टीज बता सकते हैं कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यानी कि आर्बिट्रेटर कैसे कैसे चीजों को चलाएगा, ठीक है जी, कि वो ऐसा करेगा, वो ओरल हियरिंग कर सकता है, वो एविडेंस ले सकता है, कैसे क्या, पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड। और अगर पार्टीज ने डिसाइड नहीं किया तो ना, एक्ट, वैसे तो यही कहोगे एक्ट बताएगा, लेकिन एक्ट ने ये बोला हम नहीं बताएंगे, कौन बताएंगे, ट्रिब्यूनल खुद बताएगी। यानी कि फेलिंग एनी एग्रीमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 2, इसकी बात हो रही है, यानी कि पार्टीज ने नहीं किया एग्री तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में सब्जेक्ट टू दिस पार्ट, मतलब आर्बिट्रेशन एक्ट का जो पार्ट 1 है उसको ध्यान में रखते हुए प्रोसीडिंग चला सकते हैं जैसा उन्हें ठीक लगे। दोबारा से सुन लो, हमारा डिस्प्यूट हुआ, शोभित आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ, आई बात समझ में, हमारा डिस्प्यूट हुआ है, शोभित आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ है। अब ये आर्बिट्रेशन को कैसे चलाएंगे, जब ये पूछा गया तो बोला क्या कि पहली बात सीपीसी से और इंडियन एविडेंस एक्ट से बाउंड नहीं, यानी कि उनमें जो लिखा है जरूरी नहीं है वो फॉलो करो। दूसरी बात, पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड। तीसरी बात, पार्टीज ने डिसाइड नहीं किया तो ट्रिब्यूनल यानी कि आर्बिट्रेटर खुद बताएगा। डन। यानी कि जब पावर ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अंडर सबसेक्शन 3, मतलब कि ट्रिब्यूनल के पास खुद के पास पावर है कि वो बता सकते हैं, इट इंक्लूड्स द पावर कि वो एडमिट करेंगे, किसी चीज को रिलेवेंट मानेंगे या किस एविडेंस का कितना वेट होगा। यानी कि जब ट्रिब्यूनल खुद डिसाइड करेगी तो इनकी मर्जी है, ये बता सकते हैं कि हम किसी एविडेंस को लेंगे या नहीं लेंगे, उस एविडेंस की कितनी वैल्यू होगी, कितना उसकी वेटेज होगी, मतलब उसमें दम है या नहीं, ये खुद कौन डिसाइड करेगी, ट्रिब्यूनल यानी कि आर्बिट्रेटर डिसाइड करेगा। दोबारा से सुन लो, हम लोग इस लेवल पे आ चुके हैं कि हमने सबसे पहले पढ़ा कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन चाहिए, तो हमें पता चला आर्बिट्रेशन है, फिर हमने पढ़ा आर्बिट्रेशन क्या है, आर्बिट्रेटर कौन है, एग्रीमेंट क्या होता है, हमने पढ़ा नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर कितने होते हैं, हमने पढ़ा कोर्ट के पास पावर है रेफर करने की पार्टीज को, किसमें, आर्बिट्रेशन में, हमने पढ़ा अपॉइंटमेंट प्रोसीजर क्या होता है, हमने पढ़ा ग्राउंड्स फॉर चैलेंज क्या है, हमने पढ़ा चैलेंज प्रोसीजर क्या है, आज पढ़ा टर्मिनेशन कैसे होता है या अदर रीजंस क्या हो सकते हैं, फिर हमने 18 पढ़ा क्या इक्वल ट्रीटमेंट करना पार्टीज का, 19 बताता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जब आर्बिट्रेशन को चलाएगी तो कैसे चलाएगी। सबसेक्शन 1 वो बाउंड नहीं है सीपीसी या एविडेंस एक्ट से। सबसेक्शन 2 पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड। सबसेक्शन 3 the party is not decided arbitral tribunal shall decide। एंड 4 जब वो डिसाइड करेंगे तो उनके पास इतनी पावर है कि वो बता सकते हैं किस एविडेंस को एडमिट करना है, नहीं करना है, मटेरियल है वो, मतलब उसमें दम है या नहीं है, वेट कितना है, ये सारी चीजें। समझे, समझे, पक्का, श्योर। पढ़ो दोबारा से। इतना पढ़ा, बोलो भाई। सेक्शन 7 किस चीज का, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। सेक्शन 8 पावर टू रेफर पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन। 9 अभी बताया नहीं है, 10 11 12 13 14 15 16 अभी बताया नहीं है, 17 बताया नहीं है। 9 और 17 सेम सेम है, एक वर्ड का फर्क है बस, इकट्ठा करवा दूंगा। 18 19 20 प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन। सेक्शन 20 बात करता है किस बारे में, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी कि आर्बिट्रेशन कहां होगी। और इस चीज के लिए क्या बोला गया, एज पर सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 द पार्टीज आर फ्री टू एग्री ऑन द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड सबसेक्शन 2 स्टेट्स दैट इफ दे फेल टू रीच एन एग्रीमेंट, यानी कि पार्टीज नहीं बता पाएंगी तो द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज डिटरमाइंड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। यानी कि हम दोनों का डिस्प्यूट है तो हम बता देंगे कि शोभित जी आर्बिट्रेशन कहां चलेगी, और अगर हम नहीं बताते तो शोभित जी बताएंगे आर्बिट्रेशन कहां होगी। बस एक चीज का ध्यान रखे
हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कि मैटर किस तरीके का है, डिस्प्यूट कैसा है, एंड इंक्लूडिंग द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज। अब भाई ने तो बोल दिया आर्बिट्रेशन होगी गोवा में, आई बात समझ में? भाई साहब गरीब आदमी, थोड़ा सा पार्टी की तरफ भी देख लो। ठीक है जी, जो इंसान हंसी नहीं टपा आज तक, तुम उसे कहां पे सीधा डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए कहां बुला रहे हो? गोवा। पार्टीज की कन्वीनियंस से देख करके, ऐसा नहीं कि जहां भाई का मन किया बोला जी पहली मीटिंग डिस्प्यूट की होगी गोवा में, दूसरी होगी कश्मीर में, तीसरी कन्याकुमारी। भाई साहब ऐसा नहीं। डन। सेक्शन 20 सबसेक्शन 3 इंट्रोड्यूसेस एन ऑप्शन बाय प्रोवाइडिंग दैट आर्बिट्रेटर या ट्रिब्यूनल में अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज। सबसेक्शन 3 आके ये कहता है, देखो 1 ने क्या बोला, पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन। सबसेक्शन 2 ने बोला पार्टीज ने डिसाइड नहीं किया तो ट्रिब्यूनल, बस हैविंग ड्यू रिगार्ड टू सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि आर्बिट्रेटर भाई साहब यानी कि ट्रिब्यूनल चाहे तो, अनलेस पार्टीज ने कुछ और डिसाइड नहीं कर रखा, तो क्या कर सकते हैं, मे मीट एट एनी प्लेस इट कंसीडर्स एप्रोप्रिएट फॉर कंसल्टेशन अमंग इट्स मेंबर। जहां ठीक लगे वहां मिल सकते हैं, मेंबर्स को देख करके, विटनेस को सुनने के लिए, एक्सपर्ट्स को देखने के लिए, पार्टीज की बात सुनने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए डॉक्यूमेंट, गुड्स या अदर प्रॉपर्टी की। हमारा डिस्प्यूट है जो वो गुड्स से रिलेटेड है, कि गुड्स नहीं भेजे और जितने भेजे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ये चाहे तो कहीं भी मिल सकते हैं, जहां मैं रहता हूं वहां, या जहां ये रहते हैं वहां, या जहां पे गुड्स रखे हैं वहां, या एक्सपर्ट को अपॉइंट किया वहां, या कोई विटनेस है उस चीज से रिलेटेड वहां। पार्टीज ने कुछ नहीं लिख रखा तो भाई ऐसा कर सकते हैं, ऐसी पावर सबसेक्शन 3 ने दी है। आ गई बात समझ में? सेक्शन 20 क्लियर है क्या? बोलो भाई। पक्का? श्योर? डन। सेक्शन 22 आप घर से पढ़ के आएंगे, जैसे प्लेस बताया है वैसे ही लैंग्वेज के रिगार्डिंग है। आप ये घर से पढ़ के आएंगे, सुन लो क्या पढ़ के आओगे, कि पार्टीज फ्री है डिसाइड करने के लिए लैंग्वेज क्या होगी। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं, पार्टीज डिसाइड नहीं कर पाई तो ट्रिब्यूनल बताएगी, ऐसा आपको पढ़ के आना है। समझ गए जी? बोलो भाई। ठीक है जी, जितना पढ़ा है उतना रिवाइज करके आए, डाउट्स कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द